नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। मैंने आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा, तुमने खुद देखा? प्रभा दूसरी ओर देखती रही, बोली, खुद तो नहीं देखा, लेकिन मुन्नी बीवी बता रही थी उन्होंने देखा भी था। वह कहती थी कि आपको बताएंगी। जैसे ही मैं साग चढ़ाकर जरा हटी कि भाभी ने मुट्ठी भर कर नमक डाल दिया था। दोनों कोहनियों के सहारे उठा हुआ मैं हथेलियों पर अपना गंभीर मुख रख के गहराई से सोचता रहा। उसी तरह पूछा, तुम पहले दिन हमसे क्यों नहीं बोली थी? आने के दिन ही इतना बड़ा अपमान क्यों किया? प्रभा एक घुटना उठाकर बैठी थी। दोनों बाहें उस घुटने के चारों तरफ मंडलाकार डाल ली थी और दोनों हथेलियां घुटने पर फैलाकर उस पर ठोड़ी रख ली थी। इसी तरह बिल्कुल शांत अविचलित भाव से मेरी प्रत्येक बात का जवाब दे रही थी। कोठरी के बाहर कल वाली चांदनी की रिमझिम वर्षा हो रही थी और दूधिया कुहार का एक आयताकार टुकड़ा तिरछा होकर हमारी चारपाई के पास तक आ गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पिछली बात बताने को तैयार किया था। उतार चढ़ाव विहीन स्वर में उसने कहा, अपमान तो नहीं किया था। आपको ऐसा लगा कि मैंने अपमान किया। फिर गहरी सांस लेकर बोली, छोड़ो भी, उन बातों को दोहराने से अब क्या फ़ायदा। किस्मत में लिखा था सो हो गया। किस्मत विस्मत कुछ नहीं प्रभा, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। अब बताओ ना, हम तो इतनी खुशामद कर रहे हैं। मैंने अनुरोध के स्वर में कहा और धीरे से उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका कोमल हाथ ऐसा बेजान और ठंडा था कि मुझे खुद रोमांच हो आया। हाथ उसने यूं ही रहने दिया। मेरी इस बात पर विद्वानों और अनुभवियों की तरह धीरे से हंसी। इतना जलाकर अगर जरा सी खुशामद कर भी ली तो क्या हो गया? फिर बिना मुझे जवाब देने की फुर्सत दिए बोली, हफ्तों से जागने की थकान थी, बहुत बदन टूट रहा था, तबीयत बड़ी उदास थी, जरा जरा सी देर बाद घर की याद आ जाती थी। फिर मुन्नी बीवी ने अपना किस्सा सुनाया तो मन और भी बेचैन हो गया। वहीं तो यहाँ बातें करने वाली थी। फिर संयोग से उसी दिन खिड़की के सामने वाले घर में वो कमबख्त सावल की बहू जल के मर गई। और भी दो एक ऐसी बातें हो गई थी कि रोने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा था। बोलने का तो कतई मन नहीं हो रहा था। फिर सुना कि आपकी इच्छा नहीं थी शादी करने की। सारे हौसले तो यूं ही मर गए थे। क्या बात करती मैं आपसे। देखो प्रभा, जब बताने बैठी हो तो छिपाओ मत। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ। तुमने विश्वास दिलाया है, साफ साफ बताओगी। फिर अभी से यह चालाकी क्या करने लगी? मेरा मुलायम और अनुरोध भरा स्वर अनजाने ही काँप कर थरथराने लगा। आगे बढ़कर मैंने उसकी जांघ पर सर रख लिया और चित लेट गया। जाने क्यों मुझे लगता था कि वो झटक कर मेरा सिर हटा देगी कि अब प्रेम जताने आए हो। एक मांसल उष्णता से मेरे मस्तिष्क की एक एक सिरा लरज उठी। उन्हें अब रहने दो ना। कोठरी के अंधकार में उसके चेहरे की सिर्फ छाया सी ही दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे माथे पर दो जलती बूंदें टपकी तो मैं चिहुक पड़ा। उंगलियों से उसकी ठोड़ी अपनी ओर घुमाता हुआ स्नेह से डांट कर बोला, यह क्या बेवकूफ़ी है? अब 24 घंटे रोगी क्या? और मैंने हल्के से उसके गाल पर एक चपत लगा दी। उसके होठों पर झलकती लाज खिली मुस्कान मेरी कल्पना की आंखों के आगे साकार हो आई। पर साथ ही मैंने झट अपना हाथ हटा लिया। ध्यान आ गया इसी गाल पर इन्हीं हाथों का तमाचा पड़ा था और वह तिलमिला उठी थी। वह भी उस मिट्टी के ढेले के लिए जिसे पंडित जी ने गणेश बना दिया था। रोशनी होती तो देखता उंगलियों के निशान अब भी हैं या नहीं। लगा प्रभा को भी उस दिन की बात याद आ गई। शक पकाकर मैंने एकदम विषय बदल दिया। अच्छा प्रभा, एक बात बताओ, ये भाभी और अम्मा तुमसे इतनी नाराज़ क्यों हैं? प्रभा ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर घूंट भर कर बोली, मुझे क्या पता, हमारी किस्मत में यही लिखा होगा। और क्या कहूँ। देखो प्रभा, तुम्हें मेरी कसम, इस वक्त मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ मुझे सब सच सच बता दो। तब से किस्मत किस्मत लगा रखी है। किस्मत विस्मत तो इस समय झोंके भाड़ में। जिंदगी में पहली बार मैंने भाग्य के विरोध में कहा। ये क्या बुरी आदत है। बोलने की देर नहीं हुई और मेरी और तुम्हारी कस्में चलने लगीं। उसने प्यार भरी झुंझलाहट से कहा। उसके दोनों हाथ पहले तो मेरे गर्म माथे पर निश्चिष्ट रखे रहे, फिर धीरे धीरे मेरे उलझे बालों में घूमने लगे। जाने कितनी बोतलों का नशा मेरी नस नस में उतरता चला गया।
यूं ही उंगलियां चलाती ही रहो। वह बोली, अम्मा बाबूजी को नाराज करने का तो कारण साफ ही था। लेना देना उनके मन के लायक हुआ नहीं। रुपया पैसा अच्छा जेवर कपड़ा कुछ भी तो नहीं ला सकी। इसमें पढ़ी लिखी होना भी एक दुर्गुण बन गया। यूं मुन्नी बीवी ने तो इसका खूब प्रचार किया दबी जबान से। अम्मा ने भी संतोष प्रकट किया कि लाई चाहे कम हूँ लेकिन बड़ी बहू से लाख दर्जे अच्छी हूँ देखने सुनने में। बस तुम्हारी भाभी को नाराज करने के लिए ये 2-3 बातें ही काफ़ी थी। दिन रात वे अम्मा के कान भरती। मैं सुनती हो चुप रहती। कहती किससे जाकर, तुम भी तो नाराज़ थे। बहुत बार मन में आता कि मैं सावल की बहू की तरह। आगे गला भर रहा आया और फिर 2-3 बूंदें टपकी। मैंने हाथ बढ़ा के उसके मुंह पर रख दिया। प्यार से डांट कर बोला, खबरदार प्रभा, जो इस तरह की एक बात भी कही। फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर से झुकाया और धीरे से उसके शीतल पपड़ाए होठों को चूम लिया। मुझे लगा मानो जलती ब्रांडी का घूंट मेरी नस नस में झंझनाता चला गया हो। कांपती भर्राई आवाज़ में मैंने कहा, प्रभा, बस इस बार इस गलती को माफ़ कर दो। मालूम नहीं मेरे ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे आखिरी गलती है। आओ आज हम निश्चय कर लें कि कभी नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। प्रभा ने अपने गाल से मेरे होठों को दबा दिया और बात टूट गई। आंसू फिर बहने लगे। मैंने झिड़क कर कहा, फिर वही, तुम बड़ी कमज़ोर हो प्रभा। लेकिन तभी किसी ने जबान पकड़ ली। जो ऐसे ऐसे आंधी तूफान के बंडरों में नहीं डगमगाई वो कमज़ोर है। तभी याद आया, कल प्रभा छत पर बैठी बैठी रो रही थी। मैंने रोते हुए पहली बार देखा था उसे। सवाल तभी से उठ रहा था। पूछा, अच्छा प्रभा, एक बात और बताओ। उसने यूँ ही कहा, तुम कल क्यों रो रही थी? इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें कभी रोते नहीं देखा। जब मैंने चाटा मारा था तब भी शायद तुम नहीं रोई थी। इस बार प्रभा का स्वर खड़ा हो गया। मैं क्या उस दिन को कोई खूब रोता? इतनी बड़ी हो गई, अभी तक चरित्र पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उस दिन जो सुना फिर सहसा वो चुप हो गई। कुछ देर बाद भावाविष्ट स्वर में बोली, जिस दिन तुम भी मेरे चरित्र पर संदेह करोगे उस दिन तो मैं जहर खा लूँगी। मैं चुप हो गया। लगा उसकी दृढ़ता के आगे मैं बौना हूँ। चिंतित स्वर में कहने लगा, हमारे घर का वातावरण रोज रोज गंदा होता चला जा रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? फिर उसे सांत्वना देता सा बोला, तुम भी क्या सोचती होगी कि पढ़ लिख कर किस कुएं में आके गिरी हो? सहसा प्रभा ने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर तक चुप रही। फिर जाने कहाँ से बोली, मुसीबतें हमेशा ही तो नहीं रहती। तुम पढ़ लिख लो, कुछ तो आसानी हो ही जाएगी। तुम्हारे साथ साथ रहूँगी तो कुएं खाई कहीं का भी डर नहीं लगेगा। अकेले पड़ जाने पर ही जी घबरा उठता है। उसके भीगे स्वर के रोमांच को मैंने दिल की गहराई से महसूस किया। अच्छा, तुमने तो इतने सवाल पूछ लिए, अब मैं भी पूछूं? नहीं प्रभा नहीं, मैं तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। समझ लो कि पागल था। उन दिनों दिमाग ठीक नहीं था। प्रभा का आपसे तुम पर आना मुझे अच्छा लगा था। सुबह सुबह मैंने प्रभा से कहा, प्रभा, जो हुआ सो छोड़ो, वह सिर्फ मेरी गलती थी। अगर मेरी मजबूरी समझ सकती हो तो मुझे माफ़ कर दो। हमारे घर की हालत तुम देख ही रही हो। तुम खुद समझदार हो। इन सारी परिस्थितियों में हम लोग कैसे रहें यह निश्चय भी हमें ही करना होगा। मुझे खुद अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी गंभीरता के साथ महत्वपूर्ण बात कर सकता हूँ और सोच सकता हूँ। इसमें मैं क्या बताऊँ? जैसा तुम कहोगे मुझे मंजूर है। बताओ, आज तक मैंने कभी तुम्हारा विरोध किया है? मेरी बाह पर सिर रखे छत की ओर देखते हुए वो बोली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विरोध करो, हम लोग बहस करें, फिर खूब सोच समझ कर एक नतीजे पहुँचे। कहने को मैं कह तो गया, लेकिन मन के भीतर किसी ने पूछा, तुमसे विरोध में कही गई बात सुनी भी जाएगी? जल्दी से बोला, तुम्हारी सलाह के बिना मैं कोई काम नहीं करूँगा। घर की सारी परिस्थितियाँ तुम्हें इस लायक नहीं लगती कि उन पर बैठकर बातें की जाएं। आखिर तुम सलाह देने से डरती क्यों हो? तुम भी तो पढ़ी लिखी समझदार हो। फिर वही पढ़ने लिखने पर तानेबाजी। प्रभा का स्वर तेज हो गया। तुम भी अपने घर वालों की भाषा बोलोगे? बताओ, इस पढ़ने लिखने को कहाँ ले जाऊँ? माँ बाप ने पढ़ा दिया तो क्या करूँ? जो कुछ पहले पढ़ा लिखा है वह सब भुला दिया। किसी को घर में आज तक पढ़ने लिखने का घमंड दिखाया है? स्वर में नाराज़गी थी और गले में गीलापन। मुझे अपनी गलती महसूस हुई। इस बेचारी को बिना जवाब देने का अवसर दिए इस बारे में इतने ताने सुनने पड़े हैं कि अब अपने को रोक नहीं पाती। दुलार से उसका मुंह अपनी ओर मोड़कर कहा, तो बाबा, यह सब मैं कहाँ कह रहा हूँ? लगता है इतने दिनों की चुप्पी का बदला निकालने
को उधार खाए बैठी हो। मुंह से बात निकली नहीं कि काटने दौड़ रही हो। पुरानी शराब की तरह तेज हो गई हो। उसे खुश करने के लिए आगे जोड़ा। आदमी जरा पी भी ले तो छसका ही ना छूटे और ज़िंदगी भर नशे में पड़ा रहे। वह बेरुखी से बोली, इन शब्दों का अर्थ मैं नहीं जानती। फिर शायद लगा कि स्वर से ज़्यादा कड़ाई आ गई। ले जाने का भाव दिखाकर कहा, 2 दिन में तुम तो अच्छे से अच्छे सिनेमा एक्टर से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हो। जो बात कर रहे थे वह तो चूल्हे भाड़ में गई और लगे बेकार की बातें करने। एक्सपर्ट शब्द कानों में खट से लगा। प्रभा शिक्षित है, यह बात इतनी तरह दोहराई गई थी कि इसका अर्थ ही खो गया था। इस शब्द से पहली बार मुझे ध्यान आया कि वो किसी गांव कस्बे के घिरे वातावरण में रहने वाली नहीं, अच्छे शहरी परिवार की इकलौती लड़की है। किरण के पहनने ओढ़ने के ढंग, बोल चाल के तौर तरीकों को देखकर मेरे मन में आया कि काश ऐसी समझदार और सुरुचिपूर्ण पत्नी मेरी भी होती। उस सिलसिले में मैंने प्रभा को कभी याद ही नहीं किया। वह तो कभी घर का काम धाम करते रहने वाले एक नगण्य प्राणी से अधिक मेरे सामने आई ही नहीं। अब याद आया कि सिनेमा देखना तो दूर, बेचारी हमारे यहाँ तो सिनेमा के पोस्टर तक देखने को तरस गई होगी। कहानी उपन्यास की एक एक लाइन पढ़ने को तड़पती होगी। शहर की लड़कियों के तो न जाने कितने कितने सपने होते हैं, जाने कितने कितने शौक होते हैं। बेचारी ने तब हमारे घर की दीवारों में दफना दिए। तभी दिवाकर के घर और अपने घर का अंतर सामने आ गया। कम से कम वहाँ पढ़ा लिखा होना एक दुर्गुण में तो शुमार नहीं किया जाता। क्या कभी हमारा घर भी ऐसा हो सकेगा? मैं भी प्रभा से किसी दिन कह सकूँगा कि शाम को घूमने चलना है। दिवाकर और किरण आएंगे, उनके साथ चाय पीनी है। लेकिन और आगे सोचा नहीं गया। अपने आप एक गहरी सांस मुंह से निकल गई। प्रभा ने मेरी सांस सुनी तो झकझोर कर बोली, अब क्या सोचने लगे? फिर मेरे माथे पर झुककर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा बताओ क्या कह रहे थे? एक्टर वाली बात बुरी लग गई? मैं चुप रहा और अपने ऊपर झुके उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। जाने क्यों लगा कि यह जो कुछ कह और कर रही है वह सच्चे मन से नहीं कह रही है। सोचती होगी कि बांध दी गई है तो निभाना ही पड़ेगा। निश्चय ही मन के भीतर कहीं वह मुझे अपने लायक नहीं मानती होगी। बताओ ना। इस बीच उसने फिर से अनुरोध किया। देखो, मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगी, तुम मेरी एक बात मान लो। मुझे बहुत बकबक करने की आदत तो है नहीं। जो मुंह में आता है बक देती हूँ। मेरी किसी भी बात का बुरा मत माना करो। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। बाद में अफसोस होता है। इतना दोनों चुप रही हूँ सो कुछ न कुछ बोलने की याद आती है। रमा भी कहती है कि मैं बहुत बकवास करती रहती हूँ। मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन अपनी ही बात से मन में बहुत उदासी घिरने लगी। सचमुच मैं इस लड़की के लायक हूँ भी कि नहीं? ऊपर से पूछा, कौन रमा? मेरी एक क्लास फेलो है। उत्साह से सब कुछ भूलकर वो रमा के बारे में बताने लगी। अंत में बोली, इस बार जब मैं गई थी तो तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रही थी। अपने क्लास की सबसे शैतान लड़कियां थीं हम लोग। मेरी बहुत ही पक्की दोस्त है। लड़कियों में इतनी पक्की दोस्ती होती नहीं है। हम लोग आपस में सोचा करती थी कि कभी शादी नहीं करेंगे, खूब पढ़ लिख कर गाँव में चले जाएंगे और वहाँ स्त्रियों को पढ़ाया करेंगे। कभी सोचती थोड़ा सा सामान साथ लेकर सारे हिंदुस्तान को पैदल टूर करेंगे, खूब विस्तार से अपनी डायरी लिखा करेंगे। नए नए गांव और शहरों में तरह तरह के लोग मिलेंगे। गुंडे बदमाशों या जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए हम लोग लाठी और छुरी चलाना सीखने की योजनाएं बनाती और भी बैठी बैठी जाने क्या क्या बातें किया करते थे। घर और घर वाले सब बहुत नाराज़ होते थे कि जाने ये लोग ऐसी क्या बातें करती रहती कि ख़त्म ही नहीं होती। हम लोग उन्हें और भी चिढ़ाते। अचानक मैंने बात काट कर पूछा, अच्छा प्रभा, तुम्हें शादी करने का बहुत अफसोस है? प्रभा झटके से चौंक पड़ी। नहीं तो क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा? फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। देखो, मैं कहती थी ना, मुझे बोलने की बहुत आदत है, मुझे रोक दिया करो। क्या करूं, याद ही नहीं रहती। वही बात हुई ना। और वह देर तक खिलखिलाती रही। मुझे उसका यूं उन्मुक्त भाव से खिलखिलाना अच्छा भी लगता था और आश्चर्य भी होता था कि इतना सब सहने चुकने के बाद कैसे ये यूं ही बिना झिझक के हंस सकती है, बातें करती चली जा सकती है। मैं तो अपनी याद में कभी यूं हंसा भी नहीं। अचानक हंसना रोककर उसने मेरी कनपटियों को दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, देखो, मैंने जो कुछ भी कहा है उसे बिल्कुल भूल जाओ। अब तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ लिख लो। मुझसे जो कुछ कहोगे मैं करती जाऊँगी।
मुझे दिवाकर और बाबूजी की सारी बातें याद हो आई। पूछा, प्रभा एक बात में सलाह दो। मैंने कहा ना, मुझसे सलाह मत मांगो, तुम जो कहोगे करूँगी। अरे सुनो तो सही, बड़ी आज्ञाकारिणी बनी हो। मैंने नकली डांट से कहा, मेरा एक दोस्त है दिवाकर, वह भी पीछे पड़ा रहता है कि मुझे 3rd ईयर ज्वाइन भी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ भाई साहब और बाबूजी का कहना यह है कि मुझे कहीं न कहीं नौकरी कर लेनी है ताकि घर को कुछ मदद मिल सके। मेरा तो दिमाग काम नहीं करता, तुम बताओ। वो थोड़ी देर चुप रही, जैसे मुझे कुछ और कहने का अवसर दे रही हो। फिर बोली, अब इसमें मैं क्या सलाह दूँ, तुमको जो ठीक लगे करो। मुझे साफ लगा कि जो कुछ वो कहना चाहती थी वह नहीं कह रही है। अपने मन के ऊपर ही ठीक लगने की बात होती तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों। मैं जो भी तय करूँगा उसका असर केवल मुझ तक ही तो नहीं है। अब तक तो अपने लिए, घर वालों के लिए पढ़ाई का बहाना था, अब वो भी ख़त्म हो गया। जितना कुछ दिखता हूँ उससे यह तो साफ है कि पढ़ाई अब आगे चलेगी नहीं। इतने दिन जैसे रो पीट कर काटे हैं वही बहुत है। घर वालों को अब तत्काल मदद की ज़रूरत है। अब तो कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। प्रभा ने जम्हाई ली और बोली, तो ठीक है, कुछ कर करा लो। इतने बेमन से क्यों कह रही हो? मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं, लेकिन बताओ करूँ क्या? और रहा काम, सो कहना सबके लिए बड़ा आसान है। ज़रा बाहर निकल कर देखोगी तो पता चलेगा कि काम कैसे मिलता है। बड़े बड़े इंटर और बीए घूमते हैं, कोई कौड़ी को नहीं पूछता। बहुत कोशिश करूँगा तो 40-50 की नौकरी मिल जाएगी। सो दिन भर कलम घिसनी पड़ेगी और रात को फाइलों का गट्ठर बांध कर घर लाना पड़ेगा। बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। रात भर बैठे बैठे आंखें फोड़ो। भाई साहब लड़ाई के ज़माने में नौकर हो गए थे, सो समझते हैं कि अभी वैसा ही आसान है। वो ज़माना तो रहा नहीं, लेकिन ये बातें समझाएं किसे? हमारी तो अकल काम नहीं करती। पास में कोई डिग्री हो तो कोशिश भी की जाए। अब किसी से क्या जाकर कहें कि जी हम तो इंटर पास हैं, और वो बेचारा भी क्या नौकरी दिलाए। तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो? क्या बोलूं बताओ? कहो तो किसी स्कूल में मास्टरनी वास्टरनी की नौकरी कर लूं। उसके स्वर में परिहास खनक उठा, जैसे घर की सारी स्थिति की ओर संकेत कर रही हो। एकदम बड़ा सा मुंह फाड़कर मैं बोला, घर से और निकलवाना चाहती हो क्या? ये बात अगर जरा भी अम्मा या भाभी के कान में पड़ गई तो समझ लो कि तूफान उठेगा। कि घड़ी पहन कर खाना बनाने वाला दिन भूल जाओगी। फिर इन परिस्थितियों और अपनी मजबूरी पर खुद ही गुस्सा आने लगा। सच प्रभा, कभी कभी तो ऐसी झुंझलाहट होती है कि यहाँ से कहीं भाग चलें। तुम भी सोचती होगी कि किस किस निकम्मे के पल्ले बंधी। मैं दिल की बात कहता हूँ, अब तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। आराम चैन का तो सवाल ही नहीं, ठीक से पहनना ओढ़ना भी नहीं होता। मेरे पास खुद कपड़े नहीं हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत है। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। दिवाकर की वाइफ रोज़ पीछे पड़ती है कि तुम्हें किसी दिन ले चलूं, लेकिन बताओ कैसे ले चलूं? अब तो मुझे यह भी डर है कि किसी दिन वह यहाँ न चली आए। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने दिवाकर को यहाँ क्यों बता दिया कि प्रभा आ गई है। अगर वो लोग आ गए तो हम लोग उन्हें कहाँ बैठाएंगे? झट प्रभा बोल पड़ी, हाय सच्ची, यहाँ ले भी मत आना। क्या कहेंगी यहाँ सब कुछ देखकर? उनकी खातिर करने के लिए भी तो कुछ नहीं है। मुझे खुद यही चिंता है। कभी कभी तो सच में बड़ा गुस्सा आता है। मन में आता है कि छोड़ूं सब चक्कर, बक लेने दूं जो जिसको जी में आए सो, और खूब मन लगाकर पढूं। फिर इसके बाद अच्छी सी नौकरी करके खूब ठाठ से रहें। जितने की अब नौकरी मिलेगी इतना तो तब आसानी से घर दिया जा सकेगा। मैं स्वप्न विष्टु की तरह कहता रहा, किस किस की चिंता करें, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। पर फिर आत्मा नहीं मानती, माँ बाप के लिए भी तो अपना कुछ फर्ज है। मैं सोचता रहा। सुबह का उजाला आकाश में उभरता चला आ रहा था। प्रभा अपने हाथ पाँव हिलाकर जम्हाइयाँ लेकर व्यक्त कर रही थी कि अब जाना है। उठते हुए बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज़्यादा अच्छी तरह से अदा नहीं किया जा सकता? मैं उसकी ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखता रहा कि इस कहने का क्या मतलब है।